ये बार बार पाकिस्तान कश्मीर का मसला उठा करके क्या चाहता है? यूरोपियन यूनियन एक ब्लॉक है जो कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के को मिलके बना हुआ है। भारत तो साफ कह चुका है हर सतह पर, हर फोरम पर कि ये हमारा अटूट अंग है, इस पर कोई बातचीत नहीं होगी। कायदा डील हुई है जिसका ज्वाइंट स्टेटमेंट उन्होंने निकाला है और उसमें जो है इसहाक डार जो थे वो पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, और उधर से काजा कैलिस करके जो लेडी है, मोहतरमा है, वो यूरोपियन यूनियन की सदारत कर रही थी और चेयरमैनशिप थी। इन दोनों ने मिलके जो है ये किया। जो हमारे बिल्कुल इमीडिएट पड़ोस का मुल्क है नेपाल, एक लंबे अरसे से बहुत अच्छे दोस्ती के ताल्लुकात रहे हैं। नई वहां सरकार आई है, भारत के और उनके बीच में क्या कुछ नई खबरें, क्या कुछ? आरएसपी और बीजेपी को एक लेवल पे मिलाना चाहते हैं कि जो काम बीजेपी कर रही है इंडिया में वही आरएसपी करे। हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं फ्राइडे का खास प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब हर फ्राइडे हमारे इस प्रोग्राम के लिए तैयारी करते हैं और इस प्रोग्राम में हम साउथ एशिया के मुल्कों की अहम खबरों पर चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भारत के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा इन तमाम मुल्कों में हो रहा है। आज जो हम खबरों पर चर्चा करेंगे वो एक बहुत बड़ी खबर है भारत के देखने वालों के लिए, भारत सरकार के लिए, कि यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान ने मिलकर के कश्मीर के मसले को फिर उठाया है। पाकिस्तान बार बार कश्मीर के इशू को उठा रहा है, ये भारत के लिए बहरहाल चिंता का विषय है। दूसरा ये कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बड़े मुल्कों के दरमियान तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज किया जाए या ना किया जाए, उस पर इख्तलाफ खुल करके सामने आ गया है। उसके अलावा अमेरिका भारत पर टैरिफ का दबाव बढ़ाता जा रहा है। ये बहुत ही अजीब है कि एक तरफ दोस्ती का दावा और दूसरी तरफ परेशान करने का इंतजाम। ये अमेरिका अपने तमाम दोस्तों को ऐसे ही करता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ नेपाल से आने वाली खबरों के सिलसिले में और बांग्लादेश और भारत के सिलसिले में। ये बहुत ही अहम प्रोग्राम होता है, इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ है ये बार बार पाकिस्तान कश्मीर का मसला उठा करके क्या चाहता है? भारत तो साफ कह चुका है हर सतह पर, हर फोरम पर कि ये हमारा अटूट अंग है, इस पर कोई बातचीत नहीं होगी। ये ताजा खबर क्या है? जी, ताजा खबर। पहले तो अपने सामीन को आदाब, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। अब हम लोग जो है जो खबर है उसके ऊपर चलते हैं और फिर जो खबर के पीछे जो विश्लेषण है या कोई एनालिसिस है उसको देखते हैं। अभी यूरोपियन यूनियन का पूरा डेलीगेशन, पहले मैं अपने सामीन को बता दूं कि यूरोपियन यूनियन एक ब्लॉक है जो कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के को मिलके बना हुआ है और इसमें ग्रेट ब्रिटेन नहीं है, बाकी सारे जो ममालिक हैं वेस्टर्न यूरोप के जो कि नेटो के मेंबर हैं और कुछ नहीं भी हैं, वो मिला करके उन्होंने यूरोपियन बनाया है। तो ये एक संगठन है, जैसे कि आपको समझाने के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, यूएई, उसी तरह से यूरोपियन यूनियन है। अब इनका एक बड़ा डेलीगेशन जो है अभी इसी हफ्ते जो है सोमवार के दिन वो इस्लामाबाद पहुंचा था। इसकी तैयारी तो मेरे ख्याल में इन लोगों ने बहुत पहले से की होगी और ये लोग जो हैं मेरे ख्याल में जब ये फरवरी में, इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि फरवरी में जो है यही यूरोपियन यूनियन के जो लोग जो है वो नई दिल्ली पहुंचे हुए थे और वो उन्होंने एक डील किया था और उन्होंने बहुत सारी संधियां की थी और उसमें बहुत सारी बातें हुई थी, जिसको हिंदुस्तानी मीडिया ने मदर ऑफ ऑल डील कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो अमेरिका टैरिफ वैरिफ लगा रही है, ट्रेड कर रही है, उसको हम जो है डाइवर्ट कर देंगे यूरोपियन यूनियन के साथ। इस बैकग्राउंड के बाद अब आ जाइए कि अब पाकिस्तान में क्या हुआ। तो पाकिस्तान में भी उसी तरह की एक बाकायदा डील हुई है जिसका ज्वाइंट स्टेटमेंट उन्होंने निकाला है और उसमें जो है इसहाक डार जो थे वो पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, और उधर से काजा कैलिस करके जो लेडी है, मोहतरमा है, वो यूरोपियन यूनियन की सदारत कर रही थी और चेयरमैनशिप थी। इन दोनों ने मिलके जो है ये किया।
अब इसमें बहुत सारी बातें आई हैं। एक तो बात उन्होंने कैलिस में कहा था कि वो पाकिस्तान को डोमिनेंट प्लेयर इन साउथ एशिया करार देती है। इंडिया का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि साउथ एशिया में पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण देश है जो कि बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। दूसरी बात, उन्होंने प्रेस किया पाकिस्तान को कि वो मध्यस्थता कर रहा है ईरान और अमेरिका के जंग में, और उसके लिए पाकिस्तान को उन्होंने शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी बात है कि वो इतने बड़े जंग को जो है मतलब डिफ्यूज कर दिया उसने, पाकिस्तान ने, कि ऑल। इसी तरह से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो गुड्स जाएंगे यूरोपियन यूनियन में उसमें 0% टैरिफ हो, कोई टैरिफ नहीं लगाएगा। पाकिस्तान अपना गुड्स जो है वो भेज सकता है यूरोपियन यूनियन। इसी हवाले से उन्होंने अफगानिस्तान पे बात की। अफगानिस्तान पे उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और कहा कि पाकिस्तान को हक है अपने टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए, उसका स्ट्रेटेजिक राइट है कि वो अगर कोई आतंकवादी और इस तरह की चीजें हैं तो वो पाकिस्तान उसको जो है डिफेंड कर सकता है। और इसी हवाले में जो उनका पॉइंट 11 है उस पे वो जो है कश्मीर के इशू पे आ गए, और कश्मीर के इशू पे उन्होंने कहा कि ये कश्मीर जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक प्रॉब्लम है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड है बाय यूनाइटेड नेशन, और इसका सोल्यूशन जो है वो यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के ही मुताबिक हो। अब मैं इसमें अपनी एनालिसिस डालना चाहता हूं कि 1948 से तो ये चल रहा था ये किस्सा कश्मीर का। उसके बाद जो है पाकिस्तान जो है इसको इंटरनेशनल फोरम से और इधर से उधर से करता आ रहा था। वो 1972 में शिमला एग्रीमेंट हो गया, हम बायलैटरल इशू को अपने आप में ही जो हम लोग सॉल्व कर रहे। फिर बातें चली आगे, वाजपेयी जब मुशर्रफ आए थे यहाँ पे वाजपेयी में आगरा टॉक्स के लिए, तो मामला जहां फंसा था वो इस पे फंसा था कि बीजेपी गवर्नमेंट इसको प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट नहीं मानने के लिए तैयार है, और बात ये थी कि मुशर्रफ कह रहे थे कि इशू तो बता दीजिए, कि इशू बोल दीजिए। तो ये लफ्जों का खेल है, कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉब्लम, इशू, इन तीनों को नहीं माना। भारत ने कहा कि इशू भी नहीं है, प्रॉब्लम भी नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है। अब उसके बाद से मोदी गवर्नमेंट आ गई, तो मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि हम कोई बात नहीं करेंगे, जो पिछली बात हुई है उसके ऊपर तो जयशंकर साहब और इससे नहीं कहा कि 1948 से अभी तक कश्मीर पे बात हो रही है, उन सबको ये पी गए कि हम उसको नहीं मानते हैं, कश्मीर हमारा अटूट अंग है। और इसके बाद अब जो है पिछले हफ्ते चाइना ने भी वही बात कही जो अभी यूरोपियन यूनियन कहती है। तो इंडिया की तरफ से, एमई की तरफ से या MEA की तरफ से, एक्सटर्नल अफेयर्स से किसी का कोई खंडन नहीं हुआ है, और मुझे अब यही लगता है कि ये इशू जो है और पार से ही होगी तय। यानी आप जाइए तो आप एक तरह ले जाइए। यानी अब जो है पाकिस्तान ने, चाइना ने कश्मीर इशू को बाकायदा फिर से जिंदा कर दिया है, भारत के लिए मुश्किलात बढ़ाई हैं। और ये मोदी जी की जो विदेश नीति है, वो जो पड़ोस में कोई भी दोस्त नहीं रहा और जो थे वो चाइना की तरफ बढ़ गए, ये बहरहाल शायद उसका फॉल आउट है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ें। मेरे ख्याल से अभी पिछले 1-2 हफ्तों में भी हमने डिस्कस किया था चाइना वाला भी इशू और कश्मीर को उठाने का। वो थोड़ा सा और याद दिला दीजिए, ताजा वाकयात लोगों को याद आ जाए। नहीं सर, अभी मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुगल आजम का डायलॉग है, जिसको एक पाकिस्तानी सहाफी ने या एक पाकिस्तानी प्रोफेसर ने किसी सेमिनार में इंडिया इंटरनेशनल दिल्ली में बोला। उन्होंने कहा कि एक लाइन में ये समअप होता है मुगल आजम के डायलॉग में, जिसमें अकबर बादशाह कहता है कि अनारकली, अनारकली का मतलब है कश्मीर, सलीम तुम्हें, मतलब हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा। इसी लफ्जों में जो है पूरा कश्मीर का प्रॉब्लम जो है 1948 से इसी में कि सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा, जो पाकिस्तान है सलीम, इंडिया जो है वो अकबर है, तो ये कहता है कि हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। तो यही पूरा समअप है पूरे कश्मीर का। अब ये देखिए कहां से, क्योंकि देखिए अभी जो बात चल रही थी कि 1972 से पहले पाकिस्तान हर जगह, हमारे स्टीफन कोहन साहब मर गए, वो हमारे प्रोफेसर थे, वो ये कहते थे कि मतलब कश्मीर एक ऐसा मसला है
जो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों जाते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, पाकिस्तानी जो सफीर होता है या कोई भी होता है वो खड़ा हो जाता है और कश्मीर के बारे में बात करने लगता है। कश्मीर इज द लैप डॉग ऑफ पाकिस्तान, जो हमेशा बार्क करता रहता है और इंडिया को डिस्टर्ब करता है। तो वो चीजें खत्म हो गई 1972 के बाद। और एक इंदिरा गांधी ने कमिटमेंट किया था कि ये बायलैटरल इशू। अब वो उसका सिलसिला चला, कई राउंड ऑफ टॉक्स हुए, ये हुआ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और तरह तरह की चीजें जो है चलती रही। तो उसमें एक पैटर्न बना कि इंडिया जो है वो अपने इंडियन कश्मीर से बात करेगा कि उनको क्या चाहिए, और फिर उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान से बात होगी और इस तरह से इसका रेजोल्यूशन होगा। मोदी सरकार ने इसको डिनाई कर दिया। ना ही हम कश्मीरियों से बात करेंगे, ना ही कश्मीर को प्रॉब्लम समझेंगे, ना ही कॉन्फ्लिक्ट समझेंगे, ना ही इश्यू समझेंगे। अब आओ तो आओ, यही बात है। तो ये पार की लड़ाई होगी। इस सब के बीच इस सब के बीच में जो कश्मीरी हैं वो बहरहाल तकलीफ से उन्हें गुजरना होता है। हर तरफ उन्हें शक की नजर से देखा जाता है, और जो लोग बाकायदा देश के साथ पूरी हमदर्दी और लॉयल्टी भी रखते हैं उनको भी शक की नजर से देखा जाता है। और मुल्क भर में कहीं वो कश्मीरी शॉल बेचने वाला मिल जाए, कोई मिल जाए, पुलिस वाले उसको ऐसे किसी भी तरह से परेशान करते हैं कि उनके पास कोई बहुत दिन से कोई मुकदमा नहीं था, कोई जोरदार आतंकवादी, उस तरह का एक मुकदमा उस पर डाल दें और जेलों में डाल दें। तो ये कश्मीरियों के लिए बहरहाल एक तकलीफ की बात है, उन पर भरोसा करने की जरूरत है। और बहरहाल जो पाकिस्तान और भारत के बीच में इश्यूज हैं या जहां भी हैं, उनको सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें हल करे। अच्छा, अब दूसरी खबर पर हम आने चाहते हैं। वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तालिबान की सरकार के रिकॉग्निशन पर मामला काफी उछला है। वो क्या कुछ है खबर? जी, ये बहुत अहम खबर है, क्योंकि ये मामला जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस हुआ कि अफगानिस्तान का आगे फ्यूचर क्या है। तो इसमें दो कैंप बन गए वहां पे। एक कैंप जो है वो अमेरिका का कैंप था, और दूसरा जो है रशिया और चाइना का ज्वाइंट कैंप था। तो रशिया और चाइना ये कहती है कि जो प्रेजेंट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ एमिरेट्स, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, इसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाए और इनकी जो गवर्नमेंट है उनको लेजिटिमेट गवर्नमेंट बना करके कम्युनिटी ऑफ नेशंस में इनको जगह दी जाए, और उसके बाद जो है आगे बात को बढ़ाई जाए। अमेरिका ने उसको अपोज किया। अमेरिका ने वही पुराना जो मतलब उनका मुद्दा है कि विमेंस के राइट और गर्ल्स के राइट्स होने चाहिए, वो इंक्लूसिव सरकार होनी चाहिए, और टेररिज्म को खत्म करना चाहिए। ये सब करारदाद अगर होंगी तो अमेरिका जो है वो यूनाइटेड नेशन में जो है वो जगह देगा और इनको रिकॉग्नाइज करेगा। तो बहरहाल बात जो मुख्तसर ये थी कि वहां पे जो विवाद था या डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे वो सेटल नहीं हो पाए, इसीलिए अफगानिस्तान जहां है वहीं खड़ा हुआ है और उसके आगे कुछ नहीं। अब यूनाइटेड नेशन में ही एक नई बात चल के आई है, क्योंकि देखिए वहां जो कश्मीर के अफगानिस्तान के ऊपर जो रेजोल्यूशन ड्राफ्ट्स होते हैं जिसको लेके आते हैं वो अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस करता है, और फिर उस पर डिस्कशन। अब ये नया एक मतलब चैप्टर खुला है कि अब ये राइट जो है वो चाइना को दे दिया गया है यूनाइटेड नेशन, और कहा गया है कि चाइना जो है वो ज्यादा करीब है अफगानिस्तान के। तो अफगानिस्तान में तो बहुत सारे इश्यूज हैं, मतलब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और हेल्थ क्राइसिस और फेमिन, ड्रॉट और ये सब। तो उसके लिए अब चाइना जो है वो रेजोल्यूशन बना के लाएगा, जिसको तालिबान हुकूमत ने वेलकम किया है और उनसे कहा कि आप जो है ये सही इकदाम है, क्योंकि चाइना जो है अमेरिका के बनिस्बत या यूरोपियन मतलब वो ग्रेट ब्रिटेन या फ्रांस के बनिस्बत ज्यादा अच्छी तरह अफगानिस्तान को पहचानता है या समझता है। तो ये सब बातें हुई है, इस पे जो है वो रिएक्शन भी आ गया है। एक रिएक्शन तो वो सफदुल्ला मुजाहिद का हुआ है, ये बिल्कुल मतलब भी वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो अमेरिका कह रहा है, कहते हैं कि वो तो कोई चीज नहीं है। आकर के आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ क्या विमेंस के राइट है और क्या गर्ल्स के राइट है, जो हमारे इस्लामिक जो विचारधारा है उसके अंदर। और इस तरह से टेररिज्म को हमने खत्म कर दिया है। इंक्लूसिव सरकार जो है जब बनेगी तो बनेगी, अभी तो हम स्टेबलाइज ही कर रहे हैं।
तो टेररिज्म को हमने जो है वो कर दिया है, पॉपी कल्टीवेशन जो अफीम की खेती है वो भी कर दिया। तो ये सब चीजें शफकतुल्लाह मुजाहिद ने बहुत ही वसी तौर पे मतलब बयान दिया है। तो अफगानिस्तान जो है वो इसी तरह से है, वो चाइना की तरफ भी है, रशिया की तरफ से भी है और अमेरिका की तरफ भी है। तो जी अभी जी जी। सूरत हाल वही है जहाँ अफगानिस्तान की सरकार को अभी तक रिकॉग्निशन नहीं दिया जा रहा इंटरनेशनल सतह पर, यूनाइटेड नेशन के जरिए, और खास तौर पर इसमें रुकावट है अमेरिका। हालांकि तालिबान सरकार के, अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार के एम्बेसडर्स चीन में भी हैं और रूस में भी हैं, और कई और मुल्कों में नुमाइंदे हैं। तकरीबन 3 दर्जन मुल्कों के साथ तालिबान का कहना है कि उनके सरकारी तौर पर राब्ते हैं। अच्छा, अब चलना चाहते हैं अगली खबर की तरफ। ये भारत के खिलाफ आज के ही अखबारों में खबर आई कि 12.5% टैरिफ बढ़ा दिया गया है अमेरिका की तरफ से। ये क्या हो रहा है? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, मैं एक ही बार अमेरिका गया हूं और एक मुहावरा मेरे सामने आया कि दोस्ती पक्की लेकिन खर्चा अपना अपना। यानी एक मेज पर अगर खाने पे घर के लोग भी बैठेंगे, हस्बैंड वाइफ पेरेंट्स, वो सब अपनी अपनी जेब से खर्चा निकालते हैं। ये मोदी जी के साथ क्या रिश्ता है ट्रंप का कि रोजाना धमकी भी है, रोजाना प्यार भी? क्या है? नहीं, ये तो जो सामाइन है वो ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। हम जो है वो खबर के ऊपर आ रहे हैं। ये मुझे अभी भी क्लियर नहीं है कि 50% टैरिफ था, फिर 25% टैरिफ हो गया, फिर 18% टैरिफ हो गया। और मार्क रूबियो अभी आए थे, 4 दिन यहाँ रह के गए थे, और वहां जो अमेरिका की खबरों से मतलब जो मिलता था खबर, इस बार जो है मार्क रूबियो जो है वो सेटल कर लेंगे ट्रेड एंड टैरिफ का मैटर, और वंस और ऑल जो है वो इंडिया भी एक्सेप्ट कर लेगी और अमेरिका भी एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन मार्क रूबियो का जो विजिट था उसमें ये सब चीजें तो कहीं कुछ सामने आई नहीं। अब ये लेकर के नया शगुफा आ गया है कि 12.5% जो है फिर और टैरिफ लगेगा। अब ये 50% के ऊपर है कि 25% के ऊपर है कि 18%, लेकिन 12.5% का उन्होंने कहा है कि इंडिया जो गुड्स बनाती है, जो अमेरिका को भेजती है और वेस्टर्न यूरोप को भेजती है, उसमें लेबर जो लगते हैं वो चाइल्ड लेबर लगते हैं और फोर्स लेबर लगते हैं। ये फोर्स लेबर के साथ जो है इंडिया, इसके साथ साथ इन्होंने यही टैरिफ जो है 100 अदर मुल्कों, 100 अदर कंट्रीज के ऊपर भी लगाई है, इंडिया भी उसमें शामिल है। तो ये तो बड़ी अभी खबर है जो गर्दिश कर रही है, आज अखबारों में भी इसका ये है। अब इसके साथ जो है अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, मार्क रूबियो को भी 4 दिन रहे थे, वो कलकत्ता भी गए थे और फिर दिल्ली में भी रहे थे, और इधर उधर उन्होंने बड़ी सारी बातें की, और इन द एंड वो हुआ कि इंडिया के फेवर की कोई बात ही नहीं हुई। और कोई भी ऐसी चीज जो है मार्क रूबियो इंडिया को नहीं तोहफे में दे करके आए हैं जिससे हम और आप भारतवासी जो है वो खुश हो सके और कोई रिलीफ दे सके। वो बात थी कि पेट्रोल कहाँ से आएगा, उसका भी मतलब वो कहते कि अमेरिका से आएगा जी, ईरान से तो आएगा नहीं, रशिया से तो आप लेंगे नहीं। तो वो सेटल ही नहीं हो सका कि कहाँ से इंडिया अपनी खपत करेगी। वो तापी जो है उसको बंद कर दिया उन्होंने, ईरान से जो आने वाला था वो भी बंद कर दिया उन्होंने। और यहाँ जो है वो टैरिफ के ऊपर बात हो रही है कि वो कितने % टैरिफ होगा, तो वेनेजुला से होगा, तो वेनेजुला तो उसको भी तो अमेरिका ही कंट्रोल कर रहा है, अमेरिका कितना कितना क्या देगी। तो मार्क रूबियो का तो मुझे यही लग रहा है कि उससे कोई सब्सटेंशियल। अभी एक और नई खबर जो आई है वो क्या नाम है उसका, पीट हेगसेथ डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका के, जी, अमेरिका के वो वॉर मिनिस्टर हैं। हाँ। और वो जो है यहाँ सिंगापुर में बोल रहे थे, और वो शिंगरेला एक डायलॉग होता है जो कि इंडो पैसिफिक के हवाले से होता है। उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है जिसको मंजर आम पे डिस्कस करना होगा। कि उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो अमेरिका का एंकर है, वो एंकरिंग का रोल कर रहा है। जब भी इंडिया और चाइना की जंग होगी इंडो पैसिफिक में, तो सारे जंगी बेड़े जो हैं वो इंडिया में आके लाइन अप होंगे, और यहाँ से जो है हम जाएंगे लड़ने के लिए। और वहां जब अगर मान लीजिए वो घायल हो जाते हैं या डैमेज हो जाता है, तो उन्होंने ट्रीटी किया हुआ है इंडिया और यूएस ने 2023 में, जिसके तहत वो गोवा के पोर्ट पर आके उसकी मरम्मत होगी। अब बोलने वाले तो ये भी बोल रहे हैं, तो इन सब चीजों का मतलब तो यही है ना कि इंडिया ने बेस दे दिया है अफगानिस्तान इसको, यूएस को। यूएस का इंडिया में बेस बन चुका है। हम और आप ना बोले या नहीं माने वो अलग चीज है, लेकिन वो एक ओहदेदार हैं जो ये कहते हैं कि ऑलरेडी इंडिया में हमने बेस स्टैब्लिश कर लिया है।
एक तो बांग्लादेश की बात तो हम लोगों ने की थी कि वहां भी वो बेस बन रहा हो। तो ये सब बड़े गंभीर साउथ तो एशिया इसका के इसका नतज। इसका इसका मतलब तो सीधा सीधा मुश्तबा साहब आज बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि अमेरिका के बेसिस इन अरब मुल्कों में भी हैं जिनको ईरान ने बहुत बुरी तरह से तबाह किया है, और उनके फौजी बचते फिरे और होटलों में गए तो होटलों तक को भी ईरान ने मारा। कल अगर अमेरिका और चीन के बीच में मिसाल के तौर पर जंग होती है तो चीन भारत पर इसलिए हमले करेगा कि यहां अमरीकी बेसिस हैं। तो ये तो एक तरह से वो क्या कहते हैं, वो बेगाना और दीवाना वो वाली जो मिसाल है वो होगी। हमारी एक तरह से तबाही होगी अगर हम अमरीका के साथ चीन के खिलाफ जंग में उतरते हैं या सिर्फ बेसिस भी देते हैं। आप क्या कहते हैं इसमें? नहीं, बिल्कुल आपका तजिया सही है। अब हम बहुत फ्यूचरिस्टिक की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है, जो खबर है, उस तक तो हम सीमित नहीं है। बिल्कुल और बिल्कुल। वो जो फ्यूचर आपने बताया वही फ्यूचर है कि अगर अगर वो इंडिया मतलब यूएस और चाइना का जंग होगा और इंडिया उसमें कूदेगा यूएस के साथ, और यहाँ से वो जो है अपने फ्लीट भेजेगा और उनकी रिपेयर करेगा। और अभी एक एक चीज और भी उन्होंने कही थी, पीट हेसेट ने, कि कुछ टैंक वगैरह बनाने का और कुछ और भी जो एमिनेशन बनाने की संधि हो चुकी है इंडिया और यूएस की, जो कि वो सारी चीजें जो है वो चाइना के अगेंस्ट हुई। जब वो इंडिया जब चाइना के अगेंस्ट में बात करेगा तो चाइना तो राइट है उसका कि रिटेलिएट करे, तो फिर तो वो तो लद्दाख पे तो करेगा ही करेगा, और फिर अंदर डीप इंडिया के जो हार्टलैंड है उस पे वो जो भी करना है वो कर सकता है। और चाइना की इतनी एडवांटेजियस स्ट्रेटेजिक पोजीशन है कि कहने वाले तो ये कहते हैं कि चाइना के लिए जो है कोई जनरल और कोई कर्नल और ये नहीं है, उसके लिए कहता है कि हाफ कर्नल इज सफिशिएंट टू टेक ओवर इंडिया। चाइनीज हाफ कर्नल जो है वो इतनी जगह इंडिया वर्नेबल है चाइना के साथ। नेपाल में आ जाइए, लद्दाख में आ जाइए, पाकिस्तान में आ जाइए, पूरा का पूरा बॉर्डर है वो तो खुला हुआ है, नेपाल खुला हुआ, बांग्लादेश खुला हुआ, वहां उनके शिप्स लगे हुए हैं। तो मतलब मेरा ये कहना है कि ये जो है बड़ा ही भयानक खेल है। ये साउथ एशिया में क्या हो रहा है इसको आगे बिना सोचे हुए जो हमारे कंट्री के डिफेंडर हैं या जो प्रधानमंत्री है या उनके साथ पूरे स्टेट, वो देश के हित को नहीं बल्कि क्या मुफाद है उनके, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। जी ये बड़ा मसला है। और इस जंग में भी मैं फिर बीच में याद दिला रहा हूं कि हमारी ये जो जंग गाजा में हुई और ईरान के खिलाफ हुई, इन जंगों के बीच में बार बार खबरें आती रहीं कि भारत के बने हुए हथियार, भारत के अंदर इजराइल और इंडिया के कोलैबोरेशन से जो मौजूदा कुछ फैक्ट्रियां हैं डिफेंस की जो हैदराबाद के आसपास भी बताई जाती हैं, वो सारे यहां से हथियार जाते रहे। तो क्या ये जो पीट हेग्सेथ ने कहा कि हथियार भी आप ही के यहाँ बनाएंगे, आपके मजदूर लेंगे और चीन के खिलाफ कार्रवाई में उन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उन्होंने इशारा दिया है। तो क्या भारत दूसरों के लिए प्रॉक्सी के तौर पर काम करता रहेगा, अपने इंटरेस्ट बचा पाएगा या नहीं बचाएगा? ये एक कई बहुत बड़े मसले हैं। और तेल के बारे में जैसा कि आपने बताया कि वो कहते हैं अमेरिका से खरीदो, वेनेजुएला से खरीदो, रूस से और ईरान से मत खरीदो। क्या हमारी सरकार पूरी तरह से सरेंडर कर चुकी है उनके सामने, जिसकी वजह से हमारे यहाँ गैस की लाइनें, महंगा तेल, पेट्रोल, ये सब हो रहा है? ये पूरे मुल्क की इकोनॉमी पर असर है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। भारत और बांग्लादेश के बीच में भी कुछ पानी के बंटवारे पर कुछ चीजें हो रही हैं, उधर पाकिस्तान के साथ भी पानी के बंटवारे पर मामले हैं। ये सारे मामले क्या गरमा रहे हैं, जरा बताइए। बांग्लादेश के बारे में शुरू कर लेते हैं। जी, मैं पहले ये बता दूं सामाइन को कि दो बड़े बड़े इश्यूज हैं पूरे साउथ एशिया में। एक तो पानी का बंटवारा और पानी के ऊपर जो क्राइसिस हो रहा है, और पानी के ऊपर जो टेंशन हो रहा है, वाटर टेंशन, वाटर जो है वो बन रहा है एक कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा। और दूसरा है माइग्रेशन, और मतलब जो ह्यूमन मतलब जो है वो उधर जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं। तो ये दोनों मसले बहुत बड़े हैं, और इन सबको जो है वो टेरिटोरियल बाउंड्री में नहीं बांध सकते हैं। अब वो जो चीजें हैं, इंडिया चाहती है कि हम जो है वो कोई ह्यूमन मतलब
क्रॉस बॉर्डर या किसी तरह से वो हम नहीं टॉलरेट करें। तो चलिए अब हम लोग खबर पे चलते हैं। बांग्लादेश में जो तारिक रहमान है, इन्होंने पद्मा रिवर जो है, गौर ये है कि पद्मा रिवर जो है वो बांग्लादेश में कहलाता है, यहाँ गंगा रिवर कहलाता है। और दूसरा जो है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, जो कि तिब्बत से आता है और चाइना से होता हुआ वो पूरा आसाम और पूरा जो है वो नॉर्थ ईस्ट का करते हुए वो आकर के इंडिया के मतलब इससे जो है वो जाके बांग्लादेश में जाके गिरता है। और ये दोनों रिवर का नाम वो जो है पद्मा रखे हुए हैं जो बांग्लादेशी। उसके ऊपर वो बराज बना रहे हैं और वो बराज जो है वो बड़ा ही कॉन्फ्लिक्ट का सवाल है, क्योंकि इंडिया जो है उस बराज को बनने नहीं देगा या उसके खिलाफ होगा, क्योंकि वो पूरा वाटर को जो है वो डाइवर्ट कर देगा बांग्लादेश के एग्रीकल्चर एरिया में। अब इसका जो सिलसिला चल रहा है, ये चल रहा है 1970 के आसपास, जबकि पाकिस्तान उस टाइम था, ईस्ट पाकिस्तान, इंडिया ने फरक्का बराज बना दिया। और फरक्का बराज का जो है कि वो वाटर जो नेचुरल फ्लो होता है बांग्लादेश में उसको स्टॉप कर दिया था। और जब फ्लड्स आते थे तो उस बराज का जो है वो दरवाजा खोल दिया जाता था और पूरा पानी जो है बांग्लादेश में दे दिया था। जब ड्रॉट का सीजन आता था तो उसको वाटर शेयरिंग नहीं होता था। तो अब ये चाइना की मदद से जो है ये वहां पे पद्मा रिवर के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है वो बराज बनाने वाले हैं। अब इसके बड़े इम्प्लीकेशंस हैं। अब ये जो है अभी तारिक रहमान जाने वाले हैं, पिछले प्रोग्राम में हमने बताया था कि वो चाइना जाने वाले हैं, उसमें ये सब बातें होंगी। तो ये वाटर शेयरिंग का जो ट्रीटी है, गंगा वाटर ट्रीटी शेयरिंग हम लोग जो बोलते हैं, वो लोग पद्मा वाटर शेयरिंग ट्रीटी बोलते हैं, उसका जो है मसला अभी आने वाला है, दिसंबर तक डेडलाइन है। तो ये बड़ा एक अहम सिलसिला है। अब इसके साथ साथ एक खबर और भी हम जोड़ देते हैं, वो इंडस वाटर का। इंडस वाटर जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक संधि है जो 1961 में मेरे ख्याल में वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी। अब मोदी सरकार ने उस ट्रीटी को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इसे नहीं मानते और ये इंटरनेशनल ट्रीटी है तो हम इसे नहीं मानते हैं। अब उनका कहना है कि हम पानी जो है वो पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, नहीं देंगे। और जो खबर अभी यह है कि इंडिया एक टनल बना रही है हिमाचल प्रदेश से कश्मीर के बीच में, जो कि इसी इंडस वाटर ट्रीटी को डाइवर्ट करेगा इंडिया के कश्मीर में, और वहां पे जो है वो डैम का जो हाइट है वो रेज करेगा। तो कृष्ण गंगा डैम प्रोजेक्ट है और एक रफ्तार भी डैम प्रोजेक्ट है। इसकी हाइट इंक्रीज करके वो कश्मीरियों के लिए बिजली बनाएगा और बिजली जो है फिर वो सप्लाई होगी। तो अब ये है कि इसके ऊपर पाकिस्तान जो है वो खफा है। उसने जो है अमेरिका में भी बातचीत की थी कि पानी को जो है आप वेपन नहीं बना सकते हैं। इसाकदार साहब ने वहां गए थे। तो देखिए ये दोनों खबरें जो है जो पानी के रिलेटेड है, एक तो इंडस वाटर ट्रीटी के लिए और दूसरा ये गंगा ट्रीटी के लिए, ये कैसे सर उठाएगा, कैसे ये फिर अपने आप में मतलब ईज हो जाएगा, ये देखने की चीज है हमें और आपको, क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट पॉइंट आ रहा है। जी जी जी। ये संधियां तोड़ने का काम हमने किससे सीखा है? ये बहुत दिलचस्प है। मुझे याद आ रहा था कि साहब वो 2015 वाला ईरान डील ट्रंप ने खत्म कर दिया और फिर सारी मुसीबतें उसके बाद जो ये जंग वंग है ये सब उसी का नतीजा है। तो हमारे यहाँ से भी अगर कुछ इंटरनेशनल संधियों से हम बाहर आते हैं बगैर सोचे समझे तो उसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। टेंशन बढ़ने से ही हथियारों पर जितना खर्च हो जाता है उसका आम लोग तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं अगली खबर की तरफ, जो हमारे बिल्कुल इमीडिएट पड़ोस का मुल्क है नेपाल। एक लंबे अरसे से बहुत अच्छे दोस्ती के ताल्लुकात रहे हैं, नई वहां सरकार आई है। भारत के और उनके बीच में क्या कुछ नई खबरें, क्या कुछ है? जी जी, जो अभी लेटेस्ट खबर है वो ये है कि RSP राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, उसके अध्यक्ष जो हैं वो बहुत ही यंग और बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं। उनका नाम है रवि लेमचानी। वो एक्चुअली अभी इलेक्शन लड़े थे, फिर उनका जो है वो कैंसिल हो गया था। वो अमेरिकन सिटीजन थे और नेपाली सिटीजन थे, तो फाइनली उन्होंने जो है वो नेपाली सिटीजन को लिया और अमेरिकन सिटीजन को उन्होंने मतलब डिस्कार्ड कर दिया। अब ये भारत आए हुए हैं और ये भारत आए हुए हैं एक गुडविल विजिट के ऊपर,
और ये इनकी काफी प्रोटोकॉल में वो सबसे पहले बीजेपी ने कहा कि अंडरस्टैंड बीजेपी क्या है, पार्टी क्या है, तो आरएसपी और बीजेपी को एक लेवल पे मिलाना चाहते हैं कि जो जो काम बीजेपी कर रही है इंडिया में वही आरएसपी करे। अब कितना करेगी नहीं करेगी वो तो वो जानते हैं, लेकिन उनका बहुत ही शानदार स्वागत हुआ बीजेपी हेडक्वार्टर्स में। मैंने वीडियोस देखे हैं, उन्हें फूल की पंखड़ियां जो हैं वो बरसाई गई उनके ऊपर और माला पहनाया गया। उसके बाद वो अजीत डोभाल से मिले, फॉरेन सेक्रेटरी जयशंकर से मिले और अमित शाह से मिले और उसके बाद नरेंद्र मोदी से मिले। और ये सब जो हुआ है वो मेरे ख्याल में जो नई गवर्नमेंट आई है बलिंदर शाह की, उनके इशारे पे इनको भेजा है, क्योंकि वो भी रूलिंग पार्टी के ही ये सांसद भी हैं वहाँ। अभी जो है वो फिर से जीत गए थे, वो पहले उन्होंने उसको ये किया था। तो ये तो एक पीस बिल्डिंग मेजर या गुडविल मेजर या समझ लीजिए कि अच्छे रिश्ते बनाने के तवाज़ी है। अब इसका ये भी एक और कहना है कि ये जो मीटिंग होती है ये 6 महीना पहले से तय हो जाती है। तो ये मीटिंग का शेड्यूल था वो पहले से तय हो गया था, तो उस हिसाब से वो आए। अब अभी जो है वो बलिंदर शाह जो प्राइम मिनिस्टर है वहां के, उन्होंने कहा है कि ये लीपू लेक और जो भी काला पानी और कौन कौन सा टेरिटोरियल डिस्प्यूट है उसके लिए उन्होंने इंडिया को कहा है कि आप टेबल पे आइए, और ब्रिटेन को भी वो साथ रखना चाहते और मैप निकालिए और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स निकालिए और उसको सामने रखिए। और फिर ट्रीटी ऑफ सिंगोली जो है वो 1816 की ट्रीटी है, 1816 जो कि ब्रिटेन एंड नेपाल हुई थी। अब नेपाली उसको मानने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने ये कहा कि वो तो गोरे साहब थे, उस टाइम जो चाहा करवा लिया, और हम तो अनपढ़ जाहिल गंवार थे, जहां अंगूठा लगाने के लिए कह दिया हमने अंगूठा लगा लिया। लेकिन अब जो है वो हम उसकी फिर से रिव्यू कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि नेपाल की बहुत बड़ी टेरिटरी जो है वो ब्रिटिश ने हिंदुस्तान में रख ली अपने मतलब सहूलत के लिए, ताकि वहां पे टी प्लांटेशन और कॉफी प्लांटेशन करें और हिल स्टेशन बनाएं और इस तरह की चीजें। ये सारी ट्रीटी जो संगोली में हुई है ये सब मतलब नेपाल की का हिस्सा है। वो ये, और ये जो इमीडिएटली अभी जो लीपू लेक और काला पानी ये है, ये सब उसी का पार्ट है। तो ये बातें जो है उन्होंने कहा है और इंडिया को ऑफर दिया है, जिसमें हमारे रणधीर जायसवाल जो है वो पूरे पहले बोल रहे थे कि अच्छा ठीक है, मतलब बहुत ही फीमेल अंदाज में वो तो ये कह रहे थे कि ये सारी चीजें, ये सारी जगह जो है वो नेपाल की नहीं है, वो सब इंडिया का हिस्सा है और ये इंडिया की टेरिटरी है और हम जो है वो अपने इससे कर रहे हैं। अगर कुछ इस तरह की कोई बात है तो हम भी बैठने के लिए तैयार हैं और नेगोशिएशन कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे आ रही है कि बलिंदर शाह ये सब नए मतलब पौध के लीडर हैं। ये अभी जो रबी लमचानी है ये भी मेरे ख्याल में 40-45 साल के होंगे या उससे कम के ही होंगे। बलिंदर शाह भी इसी उम्र के हैं। तो ये अपने नेपाली ऑडियंस को सरेंडर तो नहीं कर सकते ना इंडिया के साथ, क्योंकि वहां पे एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा मतलब है, जो कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो कि इंडिया का उसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन उनको खाना पीना रोटी और कपड़ा मकान नौकरी इन सब की परेशानी है, तो इंडिया ही को ब्लेम करते हैं वो कि अरे इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। तो देखिए जो ये बढ़ते रिश्ते जो अभी रबी लमचानी लेके आए हैं, इसकी तरफ चलेंगे या फिर झगड़े की बात करेंगे हमारे बलिंदर शाह? ये बहुत अहम है। आरएसपी और बीजेपी नजरियाती तौर पर एक साथ हो सकते हैं, लेकिन जब दोनों मुल्कों के इंटरेस्ट का मामला आएगा तो उस पर कितने साथ चल पाएंगे, क्या कुछ होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, आपने कई बहुत ही अहम खबरों की तरफ की डिटेल भी बताई और एनालिसिस भी दिया, खासतौर पर पाकिस्तान के जरिए EU के जरिए कश्मीर के मसले को उछाला जाना, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के रिकग्निशन पर उभरते इख्तलाफात और भारत बांग्लादेश के ताल्लुकात, भारत नेपाल के ताल्लुकात, आपने तमाम खबरें कवर की। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद।
हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।